नमस्कार। आप सबका स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन के वेबिनार सीरीज की अगली कड़ी में बहुत स्वागत है। कुछ ही क्षण बाकी हैं वेबिनार शुरू होने में। हम 2 या 3 मिनट में ये वेबिनार प्रारंभ करेंगे। मेरी ये गुजारिश है सारे पार्टिसिपेंट से कि अपनी डिवाइसेस कृपया म्यूट पे रखें ताकि सब इस वेबिनार को अच्छी तरह सुन सकें। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया चैट बॉक्स में उनको टाइप कीजिए। उन प्रश्नों का बीच बीच में हम में से पैनलिस्ट में से कोई या अंत में पैनलिस्ट जरूर जवाब देंगे। अंत में आप सबको सीधा भी सवाल करने का अवसर मिलेगा पैनलिस्ट से। तो बस कुछ क्षणों में ही हम ये वेबिनार प्रारंभ करेंगे। नमस्कार। आज शुक्रवार की शाम हर बार की तरह हम एक वेबिनार आपके सामने पेश करते हैं। ये वेबिनार स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन और द स्पाइन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। केयर गिविंग पे एक वेबिनार कुछ हफ्तों पहले हुआ था, वो अंग्रेजी में हुआ था। कई लोगों की दरखास्त थी कि हम हिंदी में भी एक ऐसा वेबिनार करें ताकि हिंदी समझने वाले इस विषय पे ज्ञान ले सकें। तो आज हम सब आपके समक्ष हैं। स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन और स्पाइन फाउंडेशन के के द्वारा नियोजित किए गए इस वेबिनार के लिए केयर गिविंग या देखभाल, सम्मान, सामर्थ्य और वास्तविकता। अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हर इंसान केयर गिविंग यानी कि देखभाल करने वाले या केयर रिसीविंग या देखभाल कराने वाले की भूमिका ग्रहण करेगा। कम समाधान वाले क्षेत्रों में यानी कि इमर्जिंग रीजन्स में परिवार ही आमतौर पर केयर गिविंग करता है, पर जहां समाधान काफी होते हैं जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, वहां भी स्पाइनल इंजरी के बाद लगभग 70% लोग परिवार के सदस्यों से देखभाल प्राप्त करते हैं, जिनमें 50% में देखभाल केवल परिवार वाले ही करते हैं।
केयर गिवर्स आमतौर पर बुढ़ापे, विकलांगता, रोग या मानसिक विकार की परिस्थितियों में सहायता करते हैं। उदाहरण के रूप में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिसे कि हम एक भयानक आपदा कहते हैं, और ये आज नहीं, पुराने जमाने से ही ये सोच चली आ रही है। और ये एक भयानक आपदा इसीलिए है क्योंकि एक झटके से होती है, पूरी तरह से अक्षम, बेहद स्थायी और लाइलाज है। उसी तरह स्ट्रोक से बचे लोगों के कई देखभाल करता अचानक देखभाल की भूमिका में आ जाते हैं और उनके पास इस स्थिति को ग्रहण करने के लिए बहुत कम समय होता है। और यही कारण है कि पारिवारिक केयर गिवर्स के लिए तनाव, अलगाव और खोए हुए सामाजिक और आर्थिक अवसरों सहित कई नकारात्मक परिणाम होते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए भावनात्मक समर्थन की कमी से कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक संकट पैदा हो सकते हैं, जैसे कि जो स्ट्रेन होता है या बोझ होता है, उससे तनाव या स्ट्रेस होता है, जिससे डिप्रेशन होती है, और इससे और बोझ या बर्डन बढ़ता है, जिससे और स्ट्रेस बढ़ता है। तो एक ये विशियस साइकिल बन जाता है। दुनिया भर में अक्सर परिवार में महिलाएं देखभाल की भूमिका निभाती हैं, और वो भी बाकी सारे पारिवारिक जिम्मेवारियों और कामकाज के साथ। महिलाओं को अक्सर ज्यादा सेवा देनी पड़ती है, सेवा के लिए ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और बाकी जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पर केयर गिवर के लिए जिंदगी में सब कुछ नकारात्मक नहीं होता। केयर गिवर और केयर रिसीवर दोनों के लिए परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं, जैसे कि केयर गिवर का आत्मसम्मान बढ़ता है, अपने दिल के करीब वालों की देखभाल करना अच्छा लगता है, पारिवारिक नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जिंदगी के कई पहलू समझ आने लगते हैं। और ये सब को ही, इन पे ही विचार करने के लिए ये केयर गिविंग पे ये वेबिनार का आयोजन किया गया स्पाइनल फाउंडेशन के साथ, स्पाइन वेलनेस और केयर फाउंडेशन के सहयोग से। तो केयर गिविंग, सम्मान, सामर्थ्य और वास्तविकता इस वेबिनार का विषय है। केयर गिवर किसी ऐसे व्यक्ति की शारीरिक और भावनात्मक देखभाली के लिए जिम्मेदार होते हैं जो अब विकलांगता के कारण अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा। अब केयर गिवर को अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जैसे कि दिशा दिखाना, संचारक बनना, बात सुनना, एडवोकेसी करना। साथ में एक सहायक केयर गिवर या सेकेंडरी केयर गिवर की भी भूमिका होती है, जैसे कि अलग अलग प्रस्ताव दे, सहायता के अपने ऑफर ठीक से प्रस्तुत करें। अगर समर्थन स्वीकार नहीं होता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, अपनी मदद के बारे में सही ढंग से बताएं, असहमति के समय भाषा पर ध्यान दें, अपना ध्यान भी साथ साथ रखें। तो आइए आज हम अपने पैनलिस्ट से मिलते हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके उनसे आवेदन करूंगा कि वो पहले अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी केयर गिविंग करने की भूमिका के बारे बताएं, और हादसे के बाद अपनी पहली प्रक्रिया के बारे बताएं। तो सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा स्वाति पात्रा से, जो हमारी पैनलिस्ट हैं आज। स्वाति जी। नमस्कार सबको, मेरा नाम स्वाति है। हाँ जी स्वाति जी बोलिए। नमस्कार सबको, मेरा नाम स्वाति पात्रा है। मैं केयर गिवर हूँ मेरी बेटी की, उसका नाम सियोना है। वो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसे बोलते हैं, जब वो 5 साल की थी। अभी 8 साल हो चुके हैं, उसे 13 साल हो गया है। बस वो भी अपने स्कूल जाती है, जिंदगी में आगे बढ़ना जैसे बोलते हैं वो सब कर रही है वो।
जितना हो सके खुद अपने आप करती है, बस मेरा प्रोत्साहन रहता है उसका, यही सब कुछ चलता है अब। तो स्वाति जी, अब वो सब कुछ कर पाती है, स्कूल में पढ़ती है, परिवार के साथ घूमती भी है, आप सब एक साधारण परिवार की तरह जी रहे हैं, है ना? बिल्कुल हाँ जी सर। एक अच्छे केयर गिवर का आपने कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभाया, तभी आपसे आज हमने गुजारिश की कि आज की इस वेबिनार में आप लोगों को बता सकें कि केयर गिविंग में कैसे वो ना खाली केयर गिविंग दे सकते हैं पर परिवार को भी साथ चला सकते हैं। हमारे दूसरी पैनलिस्ट आज की हैं प्रियंका जायसवाल। प्रियंका जी, आप अपने बारे कुछ बताएं। सॉरी, मेरा नाम प्रियंका है। मेरा नमस्ते सबको। मैं केयर गिवर हूँ मेरे हस्बैंड की, राहुल चौहान उनका नाम है, और हमारी उम्र अभी दोनों की 34-35 इयर्स है। मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हुआ था 2014 में, और उस एक्सीडेंट के नतीजे रहे कि वो उन्हें पैरालिसिस हुआ है, चेस्ट के नीचे, छाती के नीचे उनको कुछ महसूस नहीं होता है, और कोई एक्टिविटी भी वो नहीं कर सकते, और साथ में उनको सिर में भी काफी भारी नुकसान हुआ था, जिससे उनको हेड इंजरी हुई और वो करीब महीना भर कोमा में रहे। तो जब ये सब हुआ था, ये सब एक हाईवे पे हुआ था, 2 व्हीलर एक्सीडेंट से, और जब ये सब हुआ हम लोगों को ऑफ कोर्स एक शॉक लगा था, पर हम लोगों की प्रतिक्रिया ज्यादातर लोगों की यही थी कि ठीक है, पैरालिसिस हो गया, थोड़ा समझ में आता है हमें पैरालिसिस क्या होता है, सुना है, देखा है आसपास लोगों को, भाई चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे रहते हैं या बिस्तर पे रहते हैं जिंदगी भर, पर ये हेड इंजरी के आगे क्या होगा, कोमा है तो इससे बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, और उससे हमारे जीवन पे, दिनचर्या पे क्या असर होने वाला है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। तो डॉक्टर तो आते जाते रहते थे और बताते थे अभी ये हो गया है, ये इंजेक्शन दे रहे हैं, वेंटिलेटर ऑन है, ऑफ है, ये इनके वाइटल स्टैट्स हैं, लेकिन आगे जीवन कैसा होने वाला है, हमें कैसे अपने आप को ढालना होगा, इस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ से हमारा मतलब रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, सबसे पहले हमारे दिमाग में कैसी बातें, कैसे ख्याल उत्पन्न हुए, यहाँ से हमारा सब शुरू हुआ। तो अच्छी बात ये थी कि मेरे ससुराल वाले और मेरे परिवार वाले सभी एकजुट होके हम लोगों ने एक टीम के जैसे काम किया, और सभी काम पे लग गए। अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, आपने पढ़ाई की है, नहीं की है, आप कम उम्र के हैं, नहीं हैं, लेकिन एक परिवार में जैसे जैसे जिसकी जितनी क्षमता रही, हम लोगों ने सबने अपना अपना योगदान दिया, और मेरे हस्बैंड को समय से उनका ऑपरेशन और उनका रिहैबिलिटेशन करके हम लोग जीवन काफी हद तक नॉर्मल कर पाए हैं। धन्यवाद प्रियंका जी। आप ना खाली अपने हस्बैंड की केयर गिविंग कर रहे हैं, पर आप एक आईटी पेशेवर के रूप में काम भी कर रही हैं, आपकी एक छोटी बच्ची भी है, तो आप अपनी भूमिका बहुत बेहतर तरह से निभा रहे हैं, और ताकि लोग आपसे प्रेरित हो सकें, तभी आपको भी आज के इस वेबिनार में हमने निवेदन की कि आप अपने ख्याल प्रकट करें। हमारी अगली पैनलिस्ट हैं रीमा पांडे जी। रीमा भी एक एमबीए हैं, और इनके पिताजी को स्ट्रोक हुआ था, तो रीमा ने एक किताब भी लिखी है, हिज वॉइस। तो रीमा जी, आप भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे कुछ बताएं। आपकी पहली प्रक्रिया क्या थी जब आपको पता चला आपके पिताजी की बीमारी के बारे, और आपकी भूमिका क्या रही केयर गिविंग में? कृपया हमारे पार्टिसिपेंट्स को इसके बारे बताएं। रीमा जी, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करें थोड़ा। हाँ जी, सॉरी सॉरी। नमस्कार, मेरा नाम रीमा पांडे है। मैं एक्चुअली
बॉस्टन में रहती हूँ, अमेरिका में। और बहुत काफी वर्ष हो गए इस बात को। मेरे पापा को स्ट्रोक हुआ था, जिससे कि वो पूरी तरह क्वाड्रिप्लेजिक हो गए थे। यानी कि वो गर्दन के नीचे उनका पूरा बिल्कुल एक्टिविटी खत्म हो गई थी, बिल्कुल पैरालाइज थे। और एक दूसरी चीज इससे ये हुई थी कि वो बिल्कुल बोल नहीं पाते थे, उनकी स्पीच पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और वो ये जब सब हुआ तब मैं एक्चुअली यहाँ थी, और मतलब बॉस्टन में थी। और मैं जल्दी से, मतलब जब ऐसा कुछ होता है तो एक झटका सा लगता है। और फिर आप थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आता है, ऐसी चीजों की कल्पना करनी बहुत मुश्किल होती है कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, जब जब अपने साथ होता है। और फिर आप सोचने लगते हो कि अब क्या करें। अ, और हमेशा पहला ख्याल यही होता है कि अच्छा कुछ हुआ है गड़बड़, बट सब ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगी, सब चीज ठीक हो जाएगी। तो ये मतलब पहला रिएक्शन होता है। तो जब उनको स्ट्रोक हुआ तो मैं दिल्ली गई थी और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। वो थोड़े से ठीक हुए, लेकिन फिर उनका दोबारा से कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो उसके बाद उनको घर ले आए थे। उनका पूरा इंतजाम किया गया था, उनकी शारीरिक केयर का और देखभाल का। और मेरी मम्मी जो थी वो उनकी प्राइमरी यानी कि मुख्य केयर गिवर बन गई। अ, जैसे कि प्रियंका जी ने कहा, अ, ऐसे हालात में जब ऐसा कुछ होता है तो आपका परिवार, आपके करीबी दोस्त, आपके भाई बहन, वो किस तरह से आपका सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, अ, उस उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारे हमारे उसमें सिचुएशन में भी यही हुआ। धन्यवाद रीमा जी, आपने एक किताब भी लिखी, इसके बारे बाद में हम चर्चा करेंगे, हिज वॉइस। और आप भी एक बखूबी भूमिका निभा रही हैं, ना खाली निभा रही थी केयर गिविंग की, और साथ में आपने अपने परिवार को भी संभाला और काम भी करते रही। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और विचार करेंगे केयर गिविंग पे। परिवार पर विकलांगता का काफी प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यवस्था में अतिरिक्त मांगे या चुनौतियां आती हैं, वित्तीय भार आता है, विभिन्न सेवाओं के प्रदान करने पड़ते हैं, शारीरिक और भावनात्मक थकावट होती है, करियर योजना परिवर्तित हो सकती है या रुक सकती है, परिवार के सदस्यों के बीच नए गठबंधन और वफादारी होने लगती हैं, दोस्तों, पड़ोसियों और अन्य लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तो कई तरह के प्रभाव होते हैं परिवार पे। पहले अपने परिवार के भीतर बीमारी और दबाव पति पत्नी और परिवार के बीच में तनाव पर जोर दिया जाता था, पर वर्तमान में परिवार का एक असहाय पीड़ित सदस्य होने के रूप में मानने के बजाय इसे एक ऐसी इकाई के रूप में भी माना जाता है जो संरचना की प्रक्रिया द्वारा अनुकूलित होती है। तो जो सेकेंडरी केयर गिवर्स होते हैं, जो दूर रहते हैं, उन पे भी कई कारणों से तनाव बढ़ता है, कई चुनौतियां उनकी अलग ही होती हैं। तो आइए हम अपने पैनलिस्ट से पूछें कि एक केयर गिवर के रूप में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम प्रियंका जी से पूछते हैं ये सवाल। जी, चुनौतियां तो बहुत थी, पर
एक दिन एक बार में लेके चलना है, यही मैंने अपना प्लान रखा हमेशा। इतना पता था कि मेरे किसी करीबी को बहुत ज़रूरत है मेरी, और ध्यान सारा वहीं रखना है। तो मुझे अपने जॉब से 7 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी, और फुल टाइम पूरे समय उनके साथ ही लग के उनका ऑपरेशन, रिहैबिलिटेशन सब कुछ करना पड़ा। घर जाने के बाद कैसे देखभाल करनी है वो सब हमने सीख लिया। चुनौतियों की अगर बात करें तो खाली मतलब चुनौतियाँ खत्म नहीं होती हैं। जैसे शुरू के कुछ दिनों में अलग तरह की चुनौतियाँ रहती हैं। एक तो सबसे पहले एकदम से बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। इलाज करना है, आगे बढ़ना है, ये प्रॉब्लम से अपने करीबी को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें एक इंसान, एक जन खाली नहीं सोच सकता। तो अ, एक परिवार में एक सदस्य ये देखेगा भई पैसा कहाँ से लाना है, दूसरा इंसान देखेगा कि भई मेडिकल अटेंशन जितना चाहिए, जितना मिलना चाहिए वो सही से मिल रहा है या नहीं, कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, क्या डॉक्टर बदलना है, हॉस्पिटल बदलना है, शहर बदलना है। तो एक इंसान ये देखने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे दिन गुज़रते हैं, चुनौतियाँ बदलती रहती हैं। शुरू के दिनों में ये हो जाता है, उसके बाद जैसे-जैसे सब सेटल होता है, फिर ये ख़्याल आता है दिमाग में, अब क्या? अब करना क्या है जीवन में? इनको इनको कैसे राह दिखानी है, इनको कैसे रास्ता दिखाना है, इनको कैसे रोज़ खुश रहना सिखाना है। तो ये एक अलग चुनौती हो जाती है कि इनको रोज़ किस चीज़ को, एक कहते हैं ना कि क्यों जीना है? तो वो एक लक्ष्य क्या दिया जाए, क्या बताया जाए? ये अलग चुनौती। इसके बाद सब रिहैब होने के बाद असली जीवन, असली कठिनाई तब आती है जब आप घर आ जाते हैं। आपके घर में आपको कुछ बदलाव करने होते हैं, व्हीलचेयर हर जगह जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा काम वो खुद कर सकें, तो ये अलग तरह की चुनौती होती है। ये सब होने के बाद जैसे कुछ महीने निकल गए, कुछ साल निकल गए, अब समझ में आने लगता है कि हाँ भई, हमारा रिश्ता कैसे जा रहा है अभी? क्या इसको और मज़बूत करने की ज़रूरत है? क्या कुछ कमी हो रही है? क्या लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तनाव की वजह से? तो ये सब चुनौतियाँ हर पल, हर दिन, हर साल बदलते रहते हैं। तो साथ में मेरा करियर, मेरा जॉब, तो मेरे मेरे सामने एक वो सभी चुनौती थी कि मैं अभी देश छोड़ के, शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो मैंने ये चीज़ को जल्दी से अपना लिया, ठीक है, जैसा है वैसा करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। प्रियंका जी, धन्यवाद, आपने अपने विचार शेयर किए। स्वाति जी, स्वाति जी, क्या आप अपने बारे बताना चाहेंगे? आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे थोड़ा बताना चाहेंगे स्वाति जी? चुनौतियां तो पहले दिन से शुरू हो गई। हमारी तो 5 साल की बेटी थी। इतनी छोटी बच्ची को ये कैसा हो गया, वो समझने में ही थोड़ा वक़्त लग गया। फिर जब पता चला कि यही है, ऐसा ही ज़िंदगी जीना है, उसके साथ इसका जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था, तो फिर हमें उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा था। 1 महीने तक जब वो वेंटिलेटर पे थी, तो उसके साथ-साथ उसको साँस लेने में दिक्कत जो बोलते हैं, उसकी ये हो गई। तो फिर वो अभी गले से साँस लेती है। तो हमें स्पाइनल कॉर्ड के साथ-साथ इसकी बहुत ज़्यादा चुनौती लग गई कि उसे साँस लेने में दिक्कत, तो उसी के लिए मुझे दिन भर उसी के साथ रहना पड़ता था। 1 महीने तक हॉस्पिटल से उसे बेड से हिलाना नहीं था, तो फिर वो इतनी छोटी बच्ची थी, तो फिर हॉस्पिटल में कोई ना कोई, मैं या उसके मेरे हस्बैंड, उसके पापा तो साथ में रहते ही थे। उसकी आवाज़ भी चली गई थी, तो फिर वो इशारों से ही बात करती थी। वो सब उसे समझाना, खुद को समझाना, फिर परिवार को देखना, शुरुआती दिनों में ये सारी कठिनाइयाँ थी। फिर आगे कैसे जाना है, बच्ची को लेके 1 महीने के बाद जब वहाँ से निकले हॉस्पिटल से, तो फिर उसे रिहैबिलिटेशन के लिए जाना था। हम लोग वेल्लोर गए थे, वहाँ पे उसके हर 1 आध महीने में उसकी सर्जरीज़ होती थी गले के लिए। फिर 8 महीने के बाद में हमारी बेटी बोलना शुरू की थी।
वो उन महीनों में वो उसकी आवाज भी चली गई थी, तो फिर वो बड़ी चुनौती थी कि हंसने खेलती बच्ची, छोटी सी बच्ची एकदम से हो गई ऐसे। तो फिर उसको समझाना, फिर खुद को समझाना, ये बड़ी चुनौती थी। फिर खुद को समझा के उसको समझाते थे, बेटा ऐसी ही जिंदगी है, तो फिर उसको अपने इसमें ढालना, वो बड़ी बात थी। फिर धीरे-धीरे सब जब पता चला कि ऐसा ही है, तो फिर ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। फिर चुनौतियाँ शुरू हुई, उसके स्कूल लेके जाना है। जब हम पहले वो जो स्कूल में पढ़ती थी, तो फिर वो स्कूल वालों से बार-बार मिलना पड़ता था कि बेटी हमारी है, ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा। तो फिर उनको समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे कि एक पेरेंट कैसे रहेगी माँ उसके साथ दिन भर स्कूल में। फिर हमें स्कूल बदलनी पड़ी। मैं शुरुआती दिनों में 3 महीनों तक उसके साथ पूरा रहती थी स्कूल में। वो जा दिन भर उसी के साथ जाना, उसी के साथ आना रहता था। फिर धीरे-धीरे सेटल हुआ, फिर मेरा स्कूल जाना कम हुआ। अब हर दिन आए दिन चुनौतियाँ बढ़ती रहती है कि अब कुछ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज कुछ तो फिर कल कुछ होता ही रहता है। कभी मानो कोई गिर गई तो फिर कहीं चोट ना लग जाए, उसे पता भी नहीं चलता। अभी बड़ी हो रही है तो फिर दोस्तों के साथ मिलना-जुलना, दोस्तों को सँभालना है कि बेटा ये ऐसा है तो फिर आप लोगों को ऐसे सँभालना है। लेकिन हम लकी है इस बारे में कि उसके अच्छे दोस्त भी अच्छे मिल गए, स्कूल भी अच्छे मिल गए कि टीचर्स भी समझने लगे हैं। अब मानो कि 8 साल हो गए तो फिर ज़िंदगी थोड़ी पटरी पे चल रही है। ऐसा चलता है, चुनौतियों तो कम नहीं होने वाली है, उसके साथ घर-परिवार भी देखना पड़ता है और एक भी बेटी है हमारी, उसको ये लग गया कि मम्मा-पापा दिन भर दीदी के साथ रहते हैं, उसको अटेंशन कमी हो गई है, उसका चिड़चिड़ापन उसको सँभालना होता है। बस ज़िंदगी यही है, चल रही है, वो भी समझ गई है कि अब यही है ज़िंदगी, तो फिर उस हिसाब से हम लोगों को ढालना है खुद को अपने हिसाब से। अब वो भी बेटी भी खुद को ढाल रही है, पढ़ाई करती है, सारे एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती है। एक्टिविटीज़ वो लिखना भी शुरू की है, खुद अपने आप लिखती भी है, कविताएँ लिखती है। हमेशा प्रोत्साहन देना पड़ता है। एक केयर गिवर का रोल मतलब ये हमेशा प्रोत्साहन देना पड़ता है, देते रहते हैं कि आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है और पीछे मुड़ के देखना नहीं है। यही ज़िंदगी अगर यही लाइफ़ है तो फिर उस हिसाब से हमें ढालना है। रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज़िंदगी जैसी मिली उसे हमें अपनाना है। धन्यवाद स्वाति जी। कैसे आगे बढ़ना एक पॉजिटिव मैनर में, ये आपने, आपके परिवार ने बखूबी निभाया। स्पाइनल इंजरी पीछे छोड़ के कैसे आगे चलना है, आप सब एक परिवार की तरह आगे बढ़े। रीमा जी, आपका, आपकी भूमिका कुछ अलग थी। आप एक सेकेंडरी केयर गिवर थे, है ना। आप अमेरिका में थे जब आपके पिताजी को चोट लगी। तो एक सहायक केयर गिवर की कुछ अलग चुनौतियां होती हैं। तो आप अपनी चुनौतियों के बारे बताएं, और जो दूर से केयर गिविंग देना, बार बार ट्रैवल करना, इधर आना, अपनी माताजी के लिए एक पिलर ऑफ सपोर्ट बनना, ये सारा कैसे आप निभा पाए? ये चुनौतियां क्या थी, इसके बारे थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। जी। तो पहले तो जो मतलब मेन केयर गिविंग की जो शारीरिक और मानसिक चुनौतियां होती हैं, वो हर एक की अलग अलग परिस्थिति होती है। तो मैं 1 मिनट के लिए उसके बारे में बात करना चाहूंगी। जो जैसे मेरे पिताजी जो थे, वो जैसे कि मैंने कहा पूरी तरह से पैरालाइज थे। वो बस खा सकते थे, अपना सर हिला सकते थे और चेहरे पे भाव प्रकट होते थे। तो वो बोल नहीं सकते थे, वो हाथ पाँव कुछ हिला नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, किसी भी तरह से अपना कोई विचार नहीं प्रकट कर सकते थे। तो सबसे बड़ी शारीरिक जो चुनौती थी उनको हिलाना, मतलब बेड से व्हीलचेयर, व्हीलचेयर से बेड, वो एक-एक बार करने में बहुत ही मुश्किल होती थी।
उसका हर एक बार सोचना पड़ता था, योजना बनाना पड़ता था, और 2 लोग की जरूरत होती थी। तो सबसे बड़ी एक फिजिकल चुनौती, जो शारीरिक चुनौती मेरी मम्मी के लिए थी, कि वो अपने आप उनको हिला नहीं सकती थी, तो उसके लिए उन्हें बहुत सहयोग की जरूरत थी। और मानसिक चुनौतियों के बारे में प्रियंका जी ने और स्वाति जी ने तो जैसे कहा, सबसे बड़ी मानसिक चुनौती मेन केयर गिवर के लिए और बाकी सबके लिए भी होती है एक हर समय चिंता, एक मानसिक आराम नहीं मिलता है कभी। लगातार चिंता रहती है कि कोई आप पे, मेरे पापा की सिचुएशन में पूरी तरह से निर्भर है, एकदम 100%। एक थोड़ी सी बेबसी सी भी होती है, और वो होते होते आप वो दुख पूरी तरह कभी व्यक्त नहीं कर सकते हो, तो एक अंदर से एक तन्हाई सी भी हो जाती है। और हमेशा आपको मजबूत रहना है, खुश रहना है। जो आपका मरीज है, पेशेंट है, जिसका आप देखभाल कर रहे हो, उसको खुश रखना है। आप उसके एक अभिवक्ता भी बन जाते हो, एडवोकेट। सो उससे, और इससे भी मानसिक बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो है जिसके साथ आप पहले अपना बहुत कुछ बांटते थे, शेयर करते थे। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो जैसे आपने कहा सहायक केयर गिवर थी, मैं हर एक 2 महीने में दिल्ली आती थी, तो मैंने काफी समय बिताया मम्मी पापा के साथ, और उनको प्लान करने में जो भी सहायता कर सकती थी, सहयोग कर सकती थी, वो करती थी। पर सबसे ज्यादा मम्मी को सशक्त करना, उनका आत्मविश्वास कायम रखना बहुत जरूरी था। और थोड़ा बहुत मैं इधर उधर मतलब पढ़ती थी, रिसर्च करती थी, स्थिति में क्या ट्रीटमेंट, दवा, क्या परीक्षण चल रहे हैं। पर मेरे लिए पर्सनली जो मानसिक संघर्ष था, वो दूर रहने से शायद, जैसे आपने कहा, ज्यादा था। अमेरिका, हर बार जब मैं आती थी, अमेरिका की वापसी का सफर बहुत मुश्किल होता था, और मैं जैसे ही वापस आती थी, मैं अगली टिकट बुक कर लेती थी और प्लान कर लेती थी। और रोज सुबह काम पे जाते जाते मैं फोन पे बात करती थी, और जैसे अपना एक संतुलन बनाना पड़ता है। एक तरफ पापा की चिंता, दूसरी तरफ बच्चों की जरूरत को के ऊपर भी ध्यान देना। तो सामान्य जिंदगी जो है वो बिताने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और उस ये तभी हो सकता है अगर सब लोग ये समझें और सहयोग दें और मदद करें। तो मेरे लिए मेरे मेरे पति की और बच्चों की का जो सहयोग था, उससे मैं ये कर पाई। तो इसलिए ये हो सका कि मैं बार बार जा सकती थी, वहां पे समय बिता सकती थी। धन्यवाद रीमा जी, स्वाति जी और प्रियंका जी, आप सबने बताया कि कैसे ये चुनौतियां तो थी, पर उसको नकारात्मक रूप में ना देख के सकारात्मक रूप में लेके परिवार कैसे दोबारा से जुड़ा, एक दूसरे का सहयोग किया और सब आगे बढ़े। ये जो एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्ट्रोक एक बड़ी चुनौती है, एक आपदा है, बट उससे ना असर होने देने के बाद आप लोग कैसे आगे बढ़े, ये सब आपने बताया। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इस विषय के बारे चर्चा करने में, तो केयर गिवर अपने जीवन में अन्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियों से अतिरिक्त देखभाल प्रदान करते हैं। उनके निजी जीवन में पति या पत्नी, ठीक है, जैसे कि हमारी तीनों पैनलिस्ट जो हैं, कर्मचारी प्रियंका जी और रीमा जी काम करते रहीं, स्वाति जी ने परिवार के लिए अपना काम छोड़ा, व्यवसाय करना या समुदाय के सदस्य होना, अलग अलग समय पर इसमें खींचतानी होती रहती है। आदर्श
परिस्थितियों में देखभाल करने वाला जिम्मेदारियों को संतुलित करने में सक्षम हो जाता है। टाइम जरूर लगता होगा, इसमें समय लगता है, पर समय के साथ वो एक संतुलन बना लेता है इसमें। अब मैं पैनलिस्ट से यही सवाल करना चाहूंगा कि आप अपनी अन्य अन्य भूमिकाएं जो थी, चाहे आप एक माँ थी, पत्नी थी, आपका काम था, ठीक है, बेटियां भी हैं, तो इसको केयर गिविंग के साथ कैसे संतुलित कर सके कि नहीं, और अगर कर सके तो क्या कैसे कर पाए आप? तो ये एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा। पहले स्वाति जी, आप इसके बारे थोड़ा बताएं हमें। हाँ जी स्वाति जी, आप कैसे बैलेंस कर पाए अपने रोल, जो एक केयर गिवर के और एक पत्नी के, दूसरा भी बच्चा था, आपकी माँ थी, तो ये कैसे बैलेंस कर पाए, कैसे संतुलन बना पाए? शुरुआती दिनों में तो बहुत ही मुश्किल थी। हमें तो पूरा समय बड़ी बेटी को ही ध्यान देना पड़ता था। हम लोग तो मानिए कि हम छोटी बेटी को भूल ही गए थे, वैसा ही हो गया था। परिस्थितियां वैसे बन गई थी। 1 साल तक हमें बार-बार बड़ी बेटी को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता था। हम लोग उसका ट्रीटमेंट वेल्लोर में होता था। जो मैं बता रही थी कि उसकी सांस लेने में जो दिक्कत होती थी, उसके लिए गले की सर्जरियां होती रहती थी। तो हर महीने, हर 2 महीने में एक बार हमें जाना पड़ता था। तो फिर छोटी बेटी को हमें घर पे सास-ससुर के पास छोड़ के जाना पड़ता था। वो सारी बहुत चुनौतियाँ रहती थी। उसके भी उस टाइम पे हमें बहुत दिक्कतें आने लगी। छोटी बहुत छोटी थी तब हमारी, 3 साल की थी। इतनी छोटी-सी बच्ची को छोड़ के जाना पड़ता था। तो फिर तब तो पता नहीं चला, लेकिन जब धीरे-धीरे वो बड़ी होने लगी, तब उसका असर उस पे दिखाई देने लगा कि उसे लगा कि मानो मम्मी-पापा उसको छोड़ रहे हैं, उस पे ध्यान कम दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद आए दिन जब वो वक़्त गुज़र गया, जब उसकी सर्जरियाँ बंद होने लगी कि अब हमें ऐसे ही रहना है, तो नॉर्मल लाइफ़ जैसे जीना शुरू किए, तो फिर मेरा ध्यान उसके ऊपर गया। उसके मैं ज़्यादातर जैसे एक अच्छा हुआ कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है, तो फिर मैं बड़ी बेटी को दिन भर उसके साथ जो रहती हूँ, तो फिर छोटी वाली को भी देखने चली जाती थी। अब छोटी भी बड़ी हो गई, तो फिर उसे भी समझने लगी कि हाँ, ऐसी है हमारी ज़िंदगी की, तो फिर मम्मी-पापा को ध्यान थोड़ा दीदी को ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो अभी वो समझने लगी है। दोनों बहनें अब अच्छे से रहने लगे हैं और इसके साथ घर पे अ, सास-ससुर भी हैं, वो भी थोड़े ओल्ड एज के हैं, तो फिर उन लोग एक बहू की ज़िम्मेदारियाँ भी लेनी पड़ती है। सब कुछ एक संतुलन बनाए रखना पड़ता है परिवार में भी। पति मेरे जो है वो बाहर काम करते हैं, तो फिर वो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार आते हैं, तो फिर उनको ज़्यादा काम के लिए देखना पड़ता है। छुट्टियाँ भी शुरुआती दिनों में छुट्टियाँ ज़्यादा लेना पड़ता था। उसको लेके हमें बड़ी बेटी को लेके जाना जब पड़ता था, तो फिर उन्हें ऑफ़िस से छुट्टी लेके जानी पड़ती थी। तो फिर उनको बाहर का काम देखना, मुझे घर का काम देखना, ये सब संतुलन थोड़ा बनाए रखने में द मुश्किलें आती थी, लेकिन अब क्या, जब मानो हो गया है इतने साल, तो फिर अभी सब आसान लग रहा है। चलो भूल गए ऐसे-ऐसे, अभी ज़िंदगी आम ज़िंदगी जैसी लग रही है। और वैसे स्पाइनल कॉर्ड केयर गिविंग की वैसे कुछ पता नहीं चलता है। अभी बेटी बड़ी हो गई है, ज़्यादातर अपना काम खुद कर सकती है। थोड़ा ज़रूरत पड़ता है सुबह के काम, उसके बाद वो अपना खुद कर लेती है। तो फिर अभी ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है हमारी। धन्यवाद स्वाति जी, आपने एक माँ की, एक 3 साल के बच्चे की माँ की, एक बहू की, एक पत्नी की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई, साथ साथ केयर गिविंग के। हाँ, पर आपने शायद अपना व्यवसाय इन बाकी जिम्मेदारियों के लिए न्योछावर किया। न्योछावर नहीं कहूँगा, एक ये पॉजिटिव सेंस में अगर हम लें तो इससे
पूरे परिवार में आप एक होम मेकर की तरह रह के परिवार को दोबारा जोड़ सकी। प्रियंका जी, आपकी भी कुछ ऐसी कहानी थी, आप कैसे अपनी जिम्मेदारियां साथ साथ बाकी जिम्मेदारियां केयर गिविंग के साथ कैसे निभा पाई, और अब क्या संतुलन बन गया, और बन सका तो उसके पीछे क्या उपाय आपने किए? जी, जब ये सारा हादसा हुआ तब शुरुआती दिनों में तो दोनों हम, मेरे और मेरे हस्बैंड के परिवार, हम सभी लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए हम लोग जल्द से जल्द सब नॉर्मल कर पाए। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने भी अपने काम से महीना 2 महीने की छुट्टी लेकर मेरे साथ रहे। मेरे दीदी, उनके जो हस्बैंड है, सब लोग हमारे साथ ही, मतलब एक-एक करके बदली कर करके आ जाते थे, क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हो, घर का काम देखना हो, इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं कि कोई ना कोई रिप्लेस करने के लिए आपकी जगह पर, जहाँ कमी पड़ रही है ध्यान की, वहाँ करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो शुरू में तो पूरा टीम वर्क से ही हो पाया, पर एक बार जब रिहैब और अस्पताल वगैरह छोड़ के सब घर आ गए, सब अपने-अपने काम में लग जाते हैं। फिर अंत में जो रह जाते हैं वो हैं आप, जिसको मदद चाहिए वो, बस। तो आपको देखना पड़ता है, एक दूसरे का मुँह देखना पड़ता है कि अब क्या करना है और कैसे करना है। तो आई थिंक हम लोग ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि हमने समय से पहले थोड़ा-थोड़ा प्लान करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है हर चीज़ की के लिए आप मेंटली तैयार हो जाएँ, प्लान कर लें और ये देख लें कि ये 4-5 काम हैं, मुझे नहीं पता ये कौन करेगा, और अपने परिवारजनों से खुलकर उसके बारे में बात करें, तो मदद जल्द से जल्द मिल जाती है। तो बात करना ज़रूरी है, प्लान करना ज़रूरी है, और सबको मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस पे, ऑफिस में एक सपोर्ट सिस्टम छोटा-सा तैयार करने पे ध्यान देना चाहिए। घर पे एक छोटा-सा सपोर्ट सिस्टम, आपके घर में कोई मेड्स आती हैं, काम करने वाले लोग आते हैं, उनका छोटा-सा सपोर्ट सिस्टम। तो जो मिले रास्ते में सबको ट्रेन करते चले जाओ और आपका काम आसान हो जाता है। ये तो मैंने सीखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम मतलबी बन जाएँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान आपके सुबह से शाम तक जो जिससे आप मिलते हैं, सब किसी न किसी रूप में आपके काम आ सकते हैं, तो मदद माँगे और प्लान करें, और मदद करने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है अगर उसे उसे लगता है कि हाँ, मैं भी थोड़ा पावरफुल हूँ, सम और दी अदर वे किसी न किसी तरीके से हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो अब मैं अपनी सास का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अभी वो 65 साल की हैं, पर वो भी अपनी एरिया में अपने कुछ जो उनके प्लस पॉइंट है, जो उनकी ताकतें हैं, उसमें वो सक्षम हैं और वो उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो उस हिसाब से फिर मुझे ऑफिस में काम करने में घर की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है कि मदर इन लॉ मेरी ट्रेन हो चुकी हैं। वो उन्हें भी कभी जाना पड़ जाए, मेरे हस्बैंड घर में अकेले हो जाएँ, तो मेरी मेड्स को भी छोटी-मोटी चीज़ें पता है, क्या करना है, कैसे करना है, एक छोटा-सा फ़ोन कॉल कैसे करना है, किसको मदद के लिए बुलाना है, तो ये सब एक सपोर्ट सिस्टम है। तो ये सब करने से आई थिंक मैं अपने सारे रोल कर पा रही हूँ। धन्यवाद प्रियंका जी, आपने बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। हम देख पा रहे हैं कि कैसे आप इस वेबिनार के साथ साथ अपनी छोटी बिटिया को भी कॉट में झूला दिला रही हैं। तो ये जिम्मेदारियां साथ साथ चलती रहती हैं, बखूबी निभाई। और आप पे शायद अपना काम करते रहना, अपना जॉब करते रहना, अपने पति की देखभाल करना, अपने सास ससुर की भी देखभाल करना, अपने माता पिता की भी करना, छोटी बच्ची 3 महीने की बच्ची की देखभाल करना, ये सारी जिम्मेदारियां आपने इतनी बखूबी निभाई कि आप एक तरह के हमारे बाकी जो परिवार हैं और बाकी जो केयर गिवर्स हैं उनके लिए मिसाल रखती हैं सामने, ताकि वो भी अगर चाहें जी। वो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं पावर ऑफ द माइंड, है ना? जी। अगर विल पावर से चाहें तो कोई भी चुनौती छोटी रह जाती है, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो। जी। तो रीमा जी,
आप में हमने बात की, चर्चा की कि कैसे आपकी चुनौतियां कुछ अलग थी, पर आपकी भी जो जिम्मेदारियां थी वो तो सारी वैसे ही थी, है ना। आप भी एक माँ थी, एक पत्नी थी, आपके माता पिता थे। तो पर ये जिम्मेदारी निभानी ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि आप 7 समुंदर पार बॉस्टन में थी। तो आपने कैसे ये संतुलन बना के रखा? आपके परिवार का क्या सहयोग रहा और क्या कारण थे जिससे आप ये संतुलन बना पाए? ये थोड़ा श्रोतागण को इसके बारे में बताएंगे। जी, तो दूर रहने से एक तरह से एक अलग तरह का मानसिक बोझ रहता है हमेशा। और संतुलन जो है वो बनाना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो सामान्य ज़िंदगी है, वो वो भी चलती रहनी चाहिए। आपको अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी ध्यान देना है, अपना घर की ज़रूरत को भी ध्यान देना है, अपना जॉब भी करनी है। मेरे लिए ये बहुत एक सहयोग था कि जहाँ मैं काम करती थी, जो मेरे बॉस थे उस समय, उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुम्हें जब भी छुट्टी लेनी है, तुम बेझिझक छुट्टी लो, बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं यहाँ सब देख लूँगा। तो ये वो एक बहुत बड़ा आप कहिए एक सहयोग था, एक जिसके कारण मैं बार-बार जा सकती थी। अ, दूसरा, मेरे पति जब मैं जाती थी तो वो सब चीज़ देखते थे, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती है। तो घर का, बच्चों का लंच पैक करना, उनको छोड़ना, लेना, होमवर्क देखना, सब चीज़ देखते थे। और बच्चे भी अपना मुझे लगता है ज़्यादा आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट हो गए थे मेरे जाने से। क्योंकि मैं नहीं रहती थी, तो वो बहुत चीज़ें अपना खुद देखने लग गए थे। तो उनको मुझे लगता है वो बहुत या रिस्पॉन्सिबल हो गए थे इस उसमें। और दूसरी चीज़ कि ये 2 साल जब उनकी गर्मी की छुट्टी होती थी यहाँ पे, जुलाई और अगस्त में होती है, तो हम लोग वो 2 महीने दिल्ली में रहते थे। तो उन्होंने भी ये स्थिति जो है देखी, उसमें भाग लिया, अपना कुछ थोड़ा-बहुत योगदान दिया। चाहे उनका योगदान ये होता था कि उनको देख के मम्मी को मतलब अच्छा लगता था, एक घर में रौनक सी आती थी। अ, वो कुछ-कुछ मदद करने की कोशिश करते थे, तो अच्छा लगता था। तो ये सब है। और मुझे लगता है कि अ, मेरा मानसिक तौर पे सहारा सबसे ज़्यादा मुझे जो ताकत आई वो मेरी मम्मी से ही आई, क्योंकि वो मैं एक मिसाल थी मेरे लिए केयर गिविंग की। और मैं वो देखती थी कि वो कैसे इस उम्र में, ऐसी स्थिति में कैसे सब चीज़ कर रही हैं, कैसे अपने आप को अ, स्ट्रॉन्ग रख रही हैं। बाकी एक जैसे उनकी जो वो मिसाल, जिस तरह से वो सब ध्यान रखती थी, सब लोग उसी तरह से करते थे। तो जैसे कि कहते हैं ना, उदाहरण जो वो रखती थी, सो उसे मुझे लगता है मेरे पापा की जितनी अच्छी केयर हो सकती थी, हुई। धन्यवाद रीमा जी। आपने बताया कि ना खाली परिवार के सहयोग की जरूरत होती है अगर हमें जिम्मेदारी बखूबी निभानी है, बट साथ साथ हमें जरूरत होती है कि जहाँ काम करते हैं तो आपके बॉस ने जैसे आपका सहयोग किया, बहुत, है ना। पर आपको सुन के 2 चीजें बिल्कुल साफ आती हैं कि परिवार और काम के सहयोग के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, पर खाली नकारात्मक परिणाम नहीं, सकारात्मक परिणाम भी रहे, है ना। आप के पति तो सीख गए घर का कामकाज करने, आपको काफी सुविधा रहती होगी, इसके बच्चे भी बढ़ गए, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगे। तो देखा जाए तो एक परिवार ज्यादा अच्छी तरह जुड़ जाता है अगर परिवार में कोई आपदा आती है। अगर इसको एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट के सेंस में लें तो जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं और शायद इसके बहुत पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स और
सकारात्मक परिणाम होते हैं जिन पे हमें फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है। आप इससे सहमत होंगी रीमा जी? हाँ जी। हाँ, पर मैं ये कहूंगी कि अगर पॉजिटिवली लें पर बहुत मुश्किल होता है लेना, और मान लिया बहुत आसान बट आप होता है। हाँ, कहना आसान है, जिस पे बीतती है उसको पता। पर अगर आप देखें तो परिवार एक जुट होके और आपस में नजदीक हो जाता है, और इसके पॉजिटिव भी बहुत होते हैं। आपकी माताश्री जो सुन रही हैं, आपको इस वेबिनार को सुन रही हैं, वो भी मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया, पर आप भी परिवार के साथ और जुड़ पाए। आप तो जुड़ी हुई थी, बच्चे भी, आपके पति भी आधा समय व्यतीत कर पाए। ये सारी तो सकारात्मक परिणाम है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कई अध्ययन इस बात की चर्चा करते हैं कि एक केयर गिवर को देखभाल की शारीरिक मांगें, जैसे गतिशीलता को बढ़ाना, गिरने से रोकना, और स्नान और शौचालय में सहायता करना, इन सब की चिंता होती है। तो एक कंसर्न होता है कि मैं कैसे कर पाऊंगी या कैसे कर पाऊंगा। कई केयर गिवर्स विकलांग व्यक्ति की देखभाल करने की भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार ना होना महसूस करते हैं। तो केयर गिवर्स के लिए भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता पर साहित्य में पर्याप्त सबूत हैं, काफी एविडेंस है इस बारे में कि उनको भी समर्थन, सपोर्ट की जरूरत होती है। केयर गिवर्स को अपने प्रयासों में सफल होने के लिए समर्थन और देखभाल से राहत की आवश्यकता होती है। तो अब हमारा अगला सवाल जो पैनल से होगा कि आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रणाली क्या है या क्या रहे। तो कुछ तो बताया, एक तो आपने बताया आपका परिवार, जहाँ काम करते हैं वो जो लोग, बट और क्या क्या सहयोग प्रणालियां हैं, इनके बारे अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसके बारे प्रियंका जी आपसे पूछूंगा। जी। तो सभी मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तो आपका परिवार ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा और क्या हो सकता है और मेरे केस में क्या था, मैं उस पे बात करती हूँ। आई थिंक सबसे बड़ा एक तो आपका खुद का सपोर्ट सिस्टम आप खुद होते हैं। अपने आप को खुद खुद स्ट्रॉन्ग रखना हर पल, जो बहुत मुश्किल होता है, वो ज़रूरी है। मेरे लिए शायद मेरी पर्सनैलिटी या फिर मेरी जो सोच विचारधारा है, आई थिंक उसकी वजह से भी मुझे मदद हुई। मेरा मानना है, मेरी विचारधारा ज़्यादा रोने की है ही नहीं। तो अब भगवान सबको अलग-अलग बनाता है, तो कोई भी आपदा, कोई सिचुएशन आती है तो मेरा दिमाग मुझसे बोलता है आगे क्या करना है। मैं ज़्यादा देर तक बैठ के रोती नहीं हूँ। तो खुद का सपोर्ट सिस्टम अगर नहीं है आप इतने स्ट्रॉन्ग, तो उस पे वर्क करना ज़रूरी है। आपका वहीं से सब कुछ काम शुरू होगा। आप ही ऐसे उदास होके बैठ जाएँगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। आप ट्रेन के इंजन हैं, ये याद रखना होता है, प्राइमरी केयर गिवर। तो मेरे सबसे करीबी मेरे फादर, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं, और मैं जनरली अपनी सारी मन की बात भी उनसे शेयर करती हूँ, तो वो थे मेरे सबसे बड़े सपोर्टर। बाकी आई थिंक वर्क प्लेस पे भी मेरा एम्प्लॉयर ओवरऑल सपोर्टिव हैं।
मेरे हस्बैंड भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उनको हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी कोई मामूली होती नहीं है बीमारी, और सबकी हेड इंजरी अलग होती है। हेड इंजरी के परिणाम सबके अलग होते हैं, किसी की याददाश्त चली जाती है, हमारे केस में वो नहीं हुआ, लेकिन वो एक बच्चे जैसे से बन गए थे। तो ऐसा समझ लीजिए शुरू के 1 साल मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी शादी हुई और मैं एकदम से अब किसी की माँ बन गई हूँ। और एक खालीपन सा जो एक शादी के बाद एक पति चाहिए होता है बात करने के लिए, वो मुझे एक मिसिंग लगा, क्योंकि एक कॉग्निटिव एबिलिटी को कैसे दिमागी रूप से थोड़े से वो थोड़े बच्चे जैसे हो गए थे। तो वो एक समय था, ये उनके काबू में नहीं है, उनके बस में नहीं है। तो जैसे-जैसे समय निकलता गया, उनकी जो इनबिल्ट नेचुरल मैच्योरिटी है, वो कहीं नहीं गई, वो आने लग जाती है दोबारा, और हम वापस थोड़ा करीब महसूस करने लगे और एक-दूसरे से बातें भी शेयर करते थे, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते थे, और बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों में। तो ये मेरे 2-3 इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम्स रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपकी इस सहयोग प्रणाली में ना खाली आपका परिवार रहा, औरों का भी सहयोग रहा। बट जैसे आपने बिल्कुल बढ़िया कहा कि मतलब इच्छा शक्ति से, विल पावर से कुछ भी कर सकते हैं, और अगर अपनी इच्छा शक्ति अच्छी हो तो कोई भी चुनौती आप पीछे छोड़ सकते हैं। और दूसरा, आप प्रियंका जी, आप कोई स्टीम इंजन नहीं, आप कोई डीजल इंजन नहीं, आप तो इलेक्ट्रिक इंजन है अरे वाह! अपने केयर गिविंग के लिए। एक मिसाल है सबके लिए। स्वाति जी से पहले आने के पास पहले आने से मैं कहना चाहूंगा, ईशान रंजन जी, आप ने हाथ खड़ा किया। मतलब अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं, कृपया चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम जरूर आपके पास जल्दी पहुंचेंगे। तो ईशान रंजन जी अगर सुन रहे हैं तो आपने हाथ खड़ा किया। अब स्वाति जी, आपकी सहयोग प्रणाली क्या थी? आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, ठीक है, फिजिकल और मेंटल सपोर्ट सिस्टम आपका क्या रहा? मेरी तो बड़ी सपोर्ट सिस्टम मेरी बेटी ही है। वो एक बार भी रोई नहीं। 5 साल की बच्ची में अगर इतनी ताकत है, तो उसको देख के हमें ताकत आ गई कि अगर उसके ऊपर इतना सब गुजरता है, लेकिन वो रोई नहीं कि मम्मा मैं ऐसी क्यों हूँ? तो उसे देख के हमें बहुत बड़ी प्रोत्साहन मिल गई। सच्ची बात ये तो है। और हम दोनों पति-पत्नी में संतुलन बहुत ज़्यादा है। वो मुझे सँभालते थे, मैं उन्हें सँभालती थी कि चलो हो तो गया है, अब हम उसको बदल नहीं सकते। आगे जो होना है वो देखना है। रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी हम आगे कैसे ज़िंदगी जीनी है, अभी उसको कैसे खड़े करना है। 5 साल की बच्ची हँसती-खेलती, दिन भर भागती रहने वाली बच्ची को कैसे सँभालना है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर हम वो उसको डट के आगे निकल गए हैं, तो फिर अभी और कोई सी ब ब कठिनाइयाँ छोटी लगती है हमें। अगर हम वो पार कर गए तो अभी और क्या चीज़ है? उससे बड़ी चीज़ तो और कुछ है भी नहीं। अभी हमारी पहली चुनौती है कि उसे कैसे बड़ा करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। वो अपनी अभी 14 साल की हो रही है, पढ़ाई कैसी करनी है, उसके भी बहुत सारी आकांक्षाएँ, महत्वाकांक्षाएँ हैं कि बाहर जाके पढ़ना है, वो सब। अभी वो सपोर्ट सिस्टम तो फिर फैमिली तो जैसा है ही है, परिवार तो हमेशा ही रहती है आपके सामने। और हम लोगों का पति-पत्नी का जो अंडरस्टैंडिंग है कि चलो कुछ तो हम तो हैं, मैं बेटी के साथ हूँ, तू कुछ भी हम हैं तेरे साथ। तो वो बहुत बड़ी सब प्रोत्साहन हो जाती है, वही बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। अभी तो हमारी छोटी बेटी भी बड़ी हो गई है, वो भी बहुत समझती है। अब तो वो दोनों ही अपने आप को सँभाल लेते हैं। दोनों बहनों का बहुत प्यार बढ़ गया है, तो फिर वो अब बोलते हैं कि हम अपने आप को खुद को सँभाल लेंगे, तो आपकी अभी और ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया कहा आपने स्वाति जी कि मैं यहाँ खाली बताना चाहूंगा कि आप सब जानते होंगे मेजर एचपीएस आहलूवालिया को 1965 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, और उसी साल उनको गर्दन में चोट लगी, टेट्राप्लेजिक हुए। उनके शब्दों में, मच मोर डिफिकल्ट देन द फिजिकल क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज क्लाइंबिंग द एवरेस्ट विद इन। मतलब एक एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना तो आसान था, पर चोट के बाद अंदर के एवरेस्ट पे
विजय पाना ज्यादा बड़ी चुनौती थी। पर अगर आप ये इस पे विजय पा सके तो द पावर ऑफ द माइंड कैन टेक यू एनीवन, ये उनके शब्दों में। तो अगर इच्छा शक्ति जो बच्ची में आपने देखी और आपके लिए मिसाल बनी कि कैसे अगर एक बच्ची ये सब कुछ सह सकती है, तो हमारे लिए तो ये बहुत छोटी चीज है। ये आपने बहुत बखूबी बताया और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। धन्यवाद स्वाति जी। रीमा जी, आप अपने विचार इस बारे में, आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रणाली क्या रही, सपोर्ट सिस्टम्स क्या रहे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी मैं प्रियंका और स्वाति को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत ही कमजोर थी उस समय मतलब मैं बहुत हिल गई थी। और मुझे एक्चुअली जो ताकत मिली वो, जैसे मैंने कहा, अपनी मम्मी को देख के मिली और इनफैक्ट अपने पापा को देख के भी मिली। क्योंकि जैसे मैंने उनको कहा, उनके चेहरे पे भावनाएं थी, तो उनको एक बहुत ही शांत एक बहुत ही शांति दिखती थी उनके अंदर जब आप उनको देखते थे। और मुझे लगता था कि जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर वो इतना शांत हैं, तो मैं, मतलब मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है वो इतना ज्यादा हिलने का। तो उनको दोनों को देख के, जो पापा जो इस दौर से गुजर रहे थे और मम्मी जो कि उनकी मतलब मेन प्राइमरी केयर गिवर थी, उनको देख के, और लोग जो उनके साथ थे, फैमिली मेंबर्स, बहुत बहुत करीबी दोस्त, जिनसे मैं बात कर सकती थी, उनसे सबसे बात करके और लोगों के एक्सपीरियंस उससे सीख के मुझे मतलब थोड़ी मुझे लगता है मेरी मेंटल जो मानसिक स्थिति है थोड़ी ठीक हुई। पर जैसे जैसे प्रियंका और स्वाति जैसे लोग से जब किसी से आप सुनते हो, तो फिर आप उससे सीखते हो और समझते हो, और ये भी समझते हो कि ऐसे में कुछ हो नहीं सकता है, और हमें जो हो सकता है करना है और करते रहना है। हाँ रीमा जी, जरूर अगर आप स्वाति जी और प्रियंका जी से खुल के बात करें तो शुरू में वो भी जरूर भावुक हुए होंगे। आप में और उनमें शायद फर्क ये कि आप एक सेकेंडरी केयर गिवर और वो एक प्राइमरी केयर गिवर थे। उनके पास कोई मौका ही नहीं था कि ना कि उन्हें बिल्कुल जल्दी परिवार को संभालना, जोड़ना, ठीक है, और अपनी बच्ची या अपने पति की देखभाल सारा करना। तो उनके पास वो समय ही नहीं था कि भावुकता में बह जाए, है ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। आपके पास भी नहीं था, बट आपने बताया सबको अपने, जैसे स्वाति जी को अपनी बच्ची से, प्रियंका जी को अपने पिता से, आपको अपने माता पिता से, ये सबके ये ही सहयोग प्रणाली थी, सपोर्ट सिस्टम्स थे। तो यही अगर हम देखें तो फर्क मेरे को जो दिखा भारतवर्ष में और बाहर में, कि जो फैमिली का सपोर्ट एक इतना बड़ा सहयोग प्रणाली बन जाती है भारतवर्ष में। बाहर जाते हैं तो कई बार कोई उन स्पाइनल इंजर्ड को मिलने महीनों तक कोई नहीं आया होता। पर दूसरी तरफ देख लें तो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह भी है कि ज्यादा सहयोग से कई बार दुष्परिणाम होते हैं कि वो रिहैबिलिटेट नहीं होते। खैर ये तो अलग बात है। मैं खाली बोलना चाहूंगा हमारी टीम से कि ईशान रंजन जी को कृपया अनम्यूट करने दें। अगले सवाल के बाद हम उनका जरूर उनके कमेंट लेंगे या सवाल लेंगे। शायद वो टाइप नहीं कर पा रहे। प्रियंका जी ने भी शायद प्रियंका जी आप कुछ बताना चाहती थी, शायद मैंने देखा आपने हाथ खड़ा किया, तो जरूर जी, बताएं। मुझे एक पॉइंट और ऐड करना था। एक मतलब अभी जब मैं बैठ के सोच रही हूँ तब मुझे याद आया, एक स्ट्रेंजर मेरी लाइफ में भी उस समय पे बहुत सपोर्टिव प्रूव हुए थे। वो थी मेरे ऑफिस में एक कलीग की बहन।
तो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे ये सब सुनते ही कि ऐसा ऐसा हुआ है, हेड इंजरी हुई है, कोमाटोज्ड है, ब्रेन में क्षति पहुंची है, झट से मुझे मेरे कलीग की बहन से कनेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो जो मेरे कलीग थे उनका एक मेजर हेड इंजरी हो चुका था, पूरी कंपनी जानती है उनके बारे में। तो उन्होंने मुझे जल्दी से उनसे कनेक्ट कराया। तो वो मेरी ही उम्र की थी, मेरी भावनाएं समझ सकती थी और आगे क्या होने वाला है वो मुझे पहले ही बताना शुरू कर देती थी। तो आई थिंक वो भी एक मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब शॉक लगने से अच्छा है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर्ड होना, मुझे लगता है बहुत मददगार साबित हुआ। तो अगर कभी पॉसिबल हो आपके जैसे लोगों को ढूंढ लें, आपके जैसे सिचुएशन हो और उनसे फटाफट आप मदद ले सकते हैं। बहुत खूब आपने बताया कि कैसे कलीग्स भी सहयोग दे सकते हैं, एक सहयोग प्रणाली का भाग बन सकते हैं। और शायद अगर हम देखें शारीरिक सहयोग, तो कई बार हायर्ड केयर गिवर्स भी शारीरिक सहयोग दे सकते हैं, और ताकि आप अपना काम करते रहें, तो वो भी हो सकता है। पर अगर मानसिक रूप से सहयोग मिले तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अपनी इच्छा शक्ति, जैसे कि प्रियंका जी ने बताया। तो टीम से बताऊंगा कि कृपया ईशान जी को मदद करें अनम्यूट करने में, ताकि अगला सवाल हम उनसे ले सकें। रीमा जी, आप एक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, और आपने भी देखा कि कैसे स्ट्रोक के कारण जैसे पैलिएटिव केयर, उपशामक देखभाल आपके पिताजी की हुई, तो स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने और पैलिएटिव केयर पर आपके क्या विचार हैं, तो ये आपसे हम जानना चाहेंगे। तो जहाँ तक पैलिएटिव केयर का सवाल है, पैलिएटिव केयर का मतलब होता है एक जो मरीज है, पेशेंट है, उसका कष्ट कम करना और उसका जीवन स्तर बनाए रखना जितना हो सकता है। और जैसी सिचुएशन में जब जैसे मेरे पापा थे, ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी जो स्थिति है, और हर एक की स्थिति अलग अलग होती है, उनकी क्या उम्र है, उनकी क्या कंडीशन है, वो उसके उसके ऊपर उस स्थिति को समझना और फिर निर्धारित करना कि उनके लिए क्या क्या ठीक है और क्या नहीं है, और उनकी शारीरिक स्थिति ही नहीं, उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखना, और फिर ऐसे फैसला लेना जो कि मरीज के लिए हर तरह से सही है, शारीरिक और मानसिक तौर से। तो वो मेरे हिसाब से पैलिएटिव केयर होती है। पैलिएटिव केयर का ये मतलब नहीं है कि हम ध्यान नहीं दे रहे और हमने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत बारी लोग जब पैलिएटिव केयर जो वर्ड है यहाँ पे भी और वहां पे भी, हर जगह जब ये शब्द आता है तो लोग सोचते हैं कि हमें बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं करो, बस छोड़ दो। ऐसा नहीं है। जी, उनकी बेसिकली जैसे मेरे पापा थे, उनकी उनकी शारीरिक और मानसिक तौर से उनका बहुत ध्यान रखा जाता था। उनको वो हर एक चीज में शामिल किए जाते थे। हम लोग उनके साथ चाय पीते थे, बातचीत होती थी, सब कुछ होता था। उनकी थेरेपी होती थी, वो उनको रोज मसाज होती थी, सब कुछ। लेकिन खाली ये एक फैसला किया गया था कि हम जैसे उनको सीजर होते थे। आई एम सॉरी, सीजर का मुझे हिंदी दौरा पड़ता था, शब्द, दौरा पड़ता दौरे पड़ते थे बीच बीच में। तो उस तरह की चीज के लिए एक बार ही हम अस्पताल ले गए थे शुरू में, और अस्पताल में जाके उनकी स्थिति और खराब हो गई थी। दौरा तो ठीक हो गया था, पर उनको और कई तरह की इन्फेक्शन, ये वो, बेड सोर, जो कि ऐसे जो आदमी इतना ऐसी स्थिति में होना बहुत ही जल्दी होता है, एक हफ्ते में ये सब हो सकता है। तो ये हमने एक फैसला लिया था, मैंने क्या मतलब मेरी मम्मी ने और हमने सब ने, कि बार बार अस्पताल नहीं जाना है, उनको ऐसे हस्तक्षेप नहीं कराने हैं, जैसे कि अगर वो खांसी कर रहे हैं उनकी ट्रैकियोस्टमी नहीं करानी है, ताकि वो आराम से जैसे हैं उनकी स्थिति वैसे ही रहे और बिगड़े नहीं।
तो ये इस हिसाब से पैलिएटिव केयर मैं समझती हूँ, जीवन स्तर बनाए रखना, स्थिति को समझना, भावनाओं का ध्यान देना और ऐसे फैसले लेना जो मरीज के लिए हर तरह से सही हो, बहुत जरूरी है। धन्यवाद रीमा जी। ये चर्चा का विषय है, ना खाली बाहर देशों में पर भारतवर्ष में भी एंड ऑफ लाइफ केयर और पैलिएटिव केयर के बारे आपने अपने ख्याल रखे। आपने एक किताब भी लिखी, हिज वॉइस, जिसमें आपने एक 3R फ्रेमवर्क पे चर्चा की कि कैसे रिश्तों से सम्मान, सामर्थ्य और वास्तविकता तीनों से मतलब सहयोग मिलता है। तो आपने ये किताब लिखने के बारे क्यों सोचा? ठीक है, किताब लिखना क्या एक थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस, एक चिकित्सीय अनुभव रहा आपके लिए? क्या आप विस्तार में बता सकती हैं कि आपकी सीख और देखभाल करने वाले अनुभव के अवलोकन से 3R ढांचा कैसे विकसित हुआ? ये जो 3R फ्रेमवर्क कैसे केयर गिविंग से ये विकसित हुआ? तो रीमा जी कृपया इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो स्ट्रोक के बाद मेरे पापा 2 साल तक रहे हमारे साथ और मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो इतने शांत रहते थे, उनको ताकत कहाँ से आती है जब कोई आदमी चलता फिरता हो और फिर ऐसे हालात हो जाएं, तो वो क्या सोच रहा है। तो ये जो किताब है, ये आप एक तरह से समझिए उनके अनकहे ख्याल, भावनाओं का वर्णन है उनकी तरफ से और उनके जीवन की कहानियां उनकी तरफ से, जो कि मैंने लिखी है। और ये मतलब जैसे कि जब वो हमारे साथ नहीं रहे तो मन में बहुत दुख, उलझन, निराशा सी रहती थी, याद भी आती है। हालांकि वो 2 साल ऐसी स्थिति में रहे, पर फिर भी एक उनके जाने से खालीपन सा था। और ये किताब मैंने उनके जाने के कुछ महीने बाद ही लिखी थी, फिर किसी को दिखाई नहीं थी, अपने लिए लिखी थी। और पिछले साल जब मैंने अपने परिवार वालों के साथ ये जो मैंने लिखा था वो उनको दिखाया, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसको शेयर करो, कि उनकी कहानी के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जो चुनौतियां होती हैं, उनकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहती हूँ। चाहे ये उम्र, जैसे आपने कहा, उम्र के साथ विकलांगता, लकवा, कई तरह की शारीरिक मानसिक बीमारियों में जो मरीज है उसकी क्या भावनाएं होती है और जो केयर गिवर है उसका क्या बोझ होता है, वो मैं चाहती हूँ कि लोग उसे समझें, उसके बारे में सोचें। तो ये जो फ्रेमवर्क आपने कहा, ये केयर गिविंग के, जैसे मैं किताब लिख रही थी, ये 3 जैसे सिद्धांत आप कहिए, वो सामने आए मेरे लिए, जो मुझे लगता है कि हर ऐसी परिस्थिति में जरूरी है सोचना इसके बारे में। और वो है सम्मान, सामर्थ्य और वास्तविकता। सो सबसे जरूरी सम्मान। एक किताब है, एक डॉक्टर ने लिखी है जिनको कुछ डिजीज हो गई थी, टिल ब्रेथ बिकम्स एयर, और वो उसमें एक कोट है, अंटिल आई एक्चुअली डाई आई एम स्टिल लिविंग, जिसका मतलब है जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती मैं जिंदा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना। और मुझे लगता है कि जब कोई इतना मजबूर हो जाता है तो उसकी भावुकता शायद अंदर से बढ़ जाती है। और तो मेरे पापा जो हैं उनकी बहुत अच्छी केयर की गई, वो घिरे रहते थे हमेशा। और चाहे, जैसे मैंने कहा, चाहे बातचीत, प्यार, सम्मान सब उनको मिला। और मुझे विश्वास है कि अंदर से, हालांकि वो कुछ हमें नहीं पता कि वो अंदर से क्या सोच रहे थे, मुझे विश्वास है कि उनके अंदर से उन्हें जरूर खुशी और सुकून मिला होगा सम्मान से जो उन्हें मिला। दूसरा सिद्धांत है सामर्थ्य, और वो इसके बारे में एक्चुअली
प्रियंका प्रियंका और स्वाति ने काफी कुछ कहा है, और वो है साहस, हिम्मत। और उसके साथ साहस और हिम्मत के साथ धैर्य और मानसिक ताकत के साथ एक दया भाव भी चाहिए होता है, समझने के लिए कि हम ये वो जो मरीज है उसके साथ क्या हो रहा है। तो जहां तक मेरी मम्मी का सवाल था, उनकी हिम्मत जो है, उनकी भगवान में जो आस्था थी कि जो होता है भगवान की इच्छा होती है, और वो रोज पूजा पाठ करती थी, और उससे उनको ये मानसिक ताकत मिली। और हर एक का अलग अलग तरीका होता है, पर जो भी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने आप को ताकत देने के लिए। और तीसरा सिद्धांत जो है वास्तविकता, वो ये है कि जानते हुए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास, कोशिश करते रहना है, उम्मीद रखना है, आशावादी रहना है। जो गीता में जैसे कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें हमारा अधिकार खाली है अपने काम में जुटे रहना। और जैसे कि आपने देखा, एक चौथा सिद्धांत जो है, जिसके बारे में काफी बात हुई है आज हमारे पैनल में, वो है पारिवारिक संबंध और सामाजिक ताना बाना, जो कि बहुत जरूरी है ये सब करने के लिए। बहुत बढ़िया रीमा जी, आपने बताया। तो हाँ, जरूर कि ये कैसे आपके लिए एक थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस रहा। मैं कहूँगा कि आपके लिए एक मानसिक सहयोग प्रणाली रही, आपका एक मेंटल सपोर्ट, क्योंकि ये करने से आपको भी जो आपके पिताजी की भावनाएं वापस ला सके, और शायद रिश्ते और बढ़िया जुड़े, क्योंकि आपने सारा इंट्रोस्पेक्ट किया क्या हुआ। तो धन्यवाद। और आपने बताया कि कैसे ये खाली जरूरी नहीं आप भी, पर ये जो 3R प्रणाली और चौथी भी, वो प्रियंका जी और स्वाति जी भी, उन्होंने भी इसको महसूस जरूर किया होगा। तो आगे बढ़ते हुए चुनौतियों का मैनेजमेंट निम्न द्वारा किया जा सकता है। अगर जो चैलेंजेस हैं तो उनको उन चुनौतियों को मतलब स्वीकार करके, अगर हम जैसे एक लिस्ट बना लें, सूची बना लें, दिनचर्या से चिपके रहें, अपना ख्याल रखें, मदद जहाँ जरूरत हो मांगें, जरूरत पड़ने पर बाहरी मदद भी लें, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें, तनाव कम करें, और एक हंसी माहौल का भी अगर एक एटमॉस्फेयर बना के रखें, तो उससे ये चुनौतियां जो हैं उनको हम उन पे हम उनको आसान कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पूछूंगा स्वाति जी और प्रियंका जी से कि आपके अनुभव से बताएं कि कैसे, मतलब कुछ ऐसे तोड़ जिनसे केयर गिवर्स का काम आसान हो जाए, कैसे ये चैलेंजेस को आसान किया जा सकता है। तो पहले मैं यहाँ स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने इसके बारे ख्याल प्रकट करें। स्वाति जी। ऐसे तोड़ मतलब कि बेझिझक किसी से भी मदद मांग सकते। वो मन में झिझक हो ना, झिझक निकालना है कि अरे हम मदद मांगने से किसे कैसे फर्क पड़ेगा। वो कहीं पे भी आप मदद करने वाले बहुत है, सिर्फ हमें खुद में मदद, वो झिझक निकाल के मदद मांगना है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी किसी का मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर वो झिझक निकालनी पड़ेगी और मन में अपनापन लाना पड़ेगा कि ये मुझे करना ही है। तो फिर उससे क्या होता है ना, तनाव कम हो जाता है। मैं मानती हूँ कि तनाव एक ऐसी परिस्थिति में तनाव तो जरूर आता है, लेकिन तनाव कम करने के लिए हमें
अगर हम खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे कि यही परिस्थिति है, तो फिर वो तनाव क्या होता है ना, कम हो जाता है। वो आने से पहले ही चला जाता है कि हाँ, कि इससे हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं है, ये तो हमारी ही काम है, तो फिर हमें करना ही है। तो फिर उससे क्या है, ये पॉजिटिवनेस आ जाती है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस जो बोलते हैं ना, वो करना है। और बाहर जब भी जाते हैं तो फिर मदद करने वाले बहुत हैं, सिर्फ हमें मदद मांगनी है। हम तो हमारी बेटी को लेके हर जगह जाते हैं। एक बहुत जगह ऐसे भी हुआ है कि मैं मुंबई में उसकी रिहैब के लिए गई थी, अकेली थी। कोई भी राहगीर, कोई किसे भी बुलाती थी, कैब में, टैक्सी में रखने के लिए भी कोई भी चलता था, तो भैया आइए मदद करना है, मदद जरूरत है तो फिर मदद करनी ही है। तो फिर उसमें झिझक निकालनी है मन से कि हमें मदद लेनी है, तो फिर कोई सामने वाला क्या सोचेगा। अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर मदद मांगनी ही है। धन्यवाद स्वाति जी। प्रियंका जी, आप बताएंगे कि कुछ आपके क्या ऐसे तोड़ थे जिसके कारण आप ये चुनौतियों पे से सफलतापूर्वक आगे आए। अपना एक्सपीरियंस बताएं लोगों के बेनिफिट के लिए। प्रियंका जी। जी। तो मदद मांगना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्वाति ने बताया। दूसरी एक चीज़ है तनाव होने का, और एक वजह ये भी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा, आपकी क्षमता से ज़्यादा काम अपने हाथों में ले लेते हैं, या आप ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा ख़्यालों में डूबे रहते हैं, तो तनाव बनता है। तो मैंने अपनी जर्नी में ये भी सीखा कि जब हाथ फुल हो जाएँ, आप और काम नहीं ले सकते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल हों, पर्सनल हों, या केयर सीकर जो जिनको मदद चाहिए उसकी कोई सहायता हो, आप ना बोलें, पोलाइटली ना बोलें। और घर में ही जो बाकी के लोग हैं, ये देख लें कि कोई और है क्या जो ये काम अच्छे से कर सकता है। तो मेरे ख्याल से स्पेशलाइज्ड काम आप लें, जो कॉमन काम है जो कोई और भी कर सकता है, वो डेलीगेट कर दें। दूसरों को काम देने से आपके हाथ और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड काम लेने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा आप स्मार्ट वे में अपने आप को, अपने कैपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये भूलना नहीं है कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है। ये आपके जीवन भर चलने वाला है, मैराथन है ये, मैराथन की दौड़ है। तो शुरुआत आप फुल स्पीड में एकदम भाग-भाग के करेंगे, जल्दी टूट जाएँगे। तो अपना खुद का भी ध्यान रखना है, और मैराथन चलनी है तो स्लो एंड स्टेडी चलते रहना है, बस। बिल्कुल ठीक बोला, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। प्रियंका जी, जहाँ रीमा जी रहती है ना, वहाँ सिस्टम ऐसे होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम, जहाँ की केयर गिवर्स को सपोर्ट मिलती है। उन्हें पता है कि इनको भी बाजार जाना है, इनको भी काम करना है, इनको साल में कभी माहौल बदलने के लिए छुट्टी पे भी जाना है, तो वहाँ वो सिस्टम सपोर्ट करते हैं, केयर गिवर्स भेज के और सहयोग देके। आपको कभी लगा कि अगर सिस्टम की सपोर्ट हो तो आप अपनी केयर गिविंग ज्यादा बखूबी निभा सकेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने भी सुना है, जैसे काफ़ी कंपनीज़ में केयर गिवर्स किसी भी तरह के, किसी भी रूप में, परिवार के किसी भी सदस्य की अगर केयर गिविंग करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा टाइम अपना ऑफ़िस का काम करने के लिए माँग सकते हैं, क्योंकि आप अपने 24 घंटे में से काफ़ी समय केयर गिविंग में जा रहा है आपका, तो आपको ऑफ़िस का काम खत्म करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। सिमिलरली आपको किसी और तरह की भी मदद चाहिए होती है, तो शायद उसके भी कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम्स होते होंगे दूसरे देशों में, पर ये मैंने ज़रूर सुना है। तो ऐसा कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, मदद तो होती ही है। सबके जीवन में 24 घंटे ही होते हैं। तो उस हिसाब से अगर थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए तो आसान हो जाए। बहुत बढ़िया प्रियंका जी। आगे बढ़ते हुए हमने बात की कि कैसे लोग अपना तोड़ ढूंढ लेते हैं जिससे काम आसान हो जाए, और जो चुनौतियां हैं उन पे हम वो सफलतापूर्वक उनके बावजूद आगे बढ़ पाएं। तो जिम रोहन ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा मूल्यांकन है एक व्यक्ति का दूसरे की देखभाल करना।
टिया वॉकर ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करना जिसने कभी आपकी देखभाल करी हो, वो सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। जैसे कि रीमा जी को मौका मिला अपने पिताजी की देखभाल करना, चाहे वो सेकेंडरी केयर गिवर थी, पर ये एक उनके लिए एक सर्वोच्च सम्मान था। देखभाल अक्सर हमें ऐसे प्यार की तरफ ले जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। पर ये देखिए, देखभाल करने वाले के लिए कोई छिपा हुआ मकसद नहीं होता। स्वाति जी और प्रियंका जी और रीमा जी ये उदाहरण है। सिर्फ देने के आनंद के लिए, बिना किसी उम्मीद के, प्यार ही से देखभाल दी जाती है। तो दोस्तों, ये केयर गिविंग का ये जो वेबिनार था, यही सब आपके समक्ष रखने के लिए स्पाइन वेलनेस और केयर फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया था। ये फाउंडेशन भारत में रीढ़ की बीमारियों वाले लोगों को स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्थापित धर्मार्थ गैर सरकारी संगठन, एक एनजीओ है। स्पाइन रिलेटेड बीमारियों से प्रभावित लोगों तक चिकित्सीय और सामाजिक रूप से हम पहुंचते हैं और उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सके। हमारा मुख्य उद्देश्य है रीढ़ और संबंधित बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा, पुनर्वास, व्यावसायिक, मनोरंजक और सामाजिक पुनर्वास और सहायता प्रदान करना। ये हमारे मतलब सारे, आप चाहें तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में भी हमारे बारे जान सकते हैं। ये वेबिनार द स्पाइन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। एक अखिल भारतीय अम्ब्रेला संगठन है, क्षेत्रीय संगठन जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में काम कर रहे हैं उन सबको इसमें ये भागीदार बनाते हैं। वर्तमान में स्पाइनल वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन के साथ मानसिक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। एक मजबूत पीयर नेटवर्क 3000 से ज्यादा लोगों का जो हब और स्पोक तरीके से काम कर रहा है, ये चलाते हैं। 25,000 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास करती है ये फाउंडेशन और परीक्षित सहकर्मी सलाहकारों, पीयर ट्रेनर्स का एक पूल है 50 से ज़्यादा लोगों का। और इसके कई काम चल रहे हैं जो कि आप जिनके बारे जान सकते हैं। इनसे हर तरह की जो भी ज़रूरत होती है स्पाइनल इंजर्ड के लोगों के लिए। और मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कोमल कामरा जी जो इस जरूर वेबिनार में जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने मदद की कि ये सारी स्लाइड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करना और इसके बारे स्पाइन फाउंडेशन में चर्चा करना। शिवजीत जी भी जो हैं वो भी, उनकी भी बहुत मदद रही। आपने सुना कि कैसे प्रियंका जी ने, स्वाति जी ने बताया, रीमा ने भी बताया कि कैसे हम इन चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं। तो भारतवर्ष के बारे तो हम जानते हैं, पर अगर विदेश का भी क्या सहयोग प्रणाली है, क्या सपोर्ट केयर सिस्टम्स हैं हेल्थ सिस्टम के, वो भी जानने को मिले तो हम यहाँ पे भी ऐसे हम एक सपोर्ट सिस्टम्स खड़े कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए अगला हमारा जो वेबिनार होगा वो केयर गिविंग राइजिंग अप टू द चैलेंज, ये 21 जनवरी को ये रखा गया है फॉलो अप वेबिनार। और इसमें रीमा जी तो होंगी पर एक फाउंडर और सीईओ है सद्भावना और साथी की भावना ईसर जी जो कि केयर गिविंग के लिए है। शानू श्रीवास्तव जी जो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो मानसिक सहयोग कैसे मिले लोगों को,
स्वामीनाथन वेंकटरमन जी जो स्पाइन फाउंडेशन से नॉमिनेटेड हैं, वो केयर गिवर हैं और अकाउंट मैनेजर हैं। पर साथ साथ अमेरिका में क्या प्रणाली है उसके बारे चर्चा करने के लिए सूजन चार्लीफ्यू जो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं क्रेग हॉस्पिटल यूएसए में, और जेन डफ जो कंसल्टेंट हेड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं यूके की स्पाइनल इंजरी सेंटर से, और वहाँ का जो बैकअप ट्रस्ट है जो ऐसा केयर गिविंग करता है एंडी एंडमसन, ये सारे जुड़ेंगे इस पैनल डिस्कशन में। हम भी देखें बाहर और भारतवर्ष में क्या हो रहा है और उसको कैसे हम और कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम पर निर्भर है कि हम इस दुनिया को सबके लिए एक बेहतर दुनिया कैसे बनाएं। आइए रीढ़ की सेहत और देखभाल की नींव को बेहतर बनाने और रीढ़ की बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए स्पाइन वेलनेस और केयर फाउंडेशन और सारी ऐसे संस्थाओं के कामों में हम सब मिलके हाथ बटाएं। तो धन्यवाद आप सबका जो इस वेबिनार में जुड़े, पर यह सभा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम जो आप सब के कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, हम वो सब लेंगे। तो कृपया अभी जुड़े रहें। अगर ईशान जी हैं तो जरूर आप भी अपना सवाल सामने रखें। तो अगर किसी का कोई प्रश्न या सवाल है तो कृपया बताएं। खाली मतलब बताना चाहूँगा, ईशान रंजन जी शायद इधर अभी है नहीं, बट आप में से और कोई कुछ बताना चाहें। रामदास कामदे जी, आपने बताया कि आपको जो दिक्कत है वो हम जरूर उसके बारे आपकी मदद करेंगे, पर क्योंकि वो इस वेबिनार के विषय की नहीं है तो हम आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। आप हमें लिखें या हम आपको अपना फोन नंबर यहाँ टाइप कर दें, बताएं, हम जरूर आपकी जो परेशानी है ओके ओके सर, ओके सर, सहयोग करेंगे। ओके ओके सर, ओके तो सर। और कोई कुछ अपना ख्याल अगर रखना चाहते हैं तो कृपया सामने रखें। तो तब तक मैं खाली प्रियंका जी और स्वाति जी से खाली बताना चाहूंगा, मतलब एक तरह से एक सुझाव रखना चाहूंगा कि जैसे रीमा के लिए एक ये थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस था, एक किताब लिख के, तो इस वेबिनार से आपने अपने ख्याल तो सब पे रखे और ये लोग इसको बाद में भी इसके बारे सुन सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। पर अगर आप भी सोचें कोई किताब या और किसी माध्यम से लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाए, तो आप भी एक मिसाल हैं लोगों के लिए, ताकि अगर कोई चुनौती जीवन में सामने आती है तो आपकी तरह वो कैसे उस चुनौती को स्वीकार करके अपनी इच्छा शक्ति से एक फिर भी आगे बढ़ते रहें, ना खाली एक केयर गिवर की जिम्मेदारी निभाएं, बट अपनी बाकी जिम्मेवारियां भी कैसे निभाते रहें। आप एक बहुत बड़े मिसाल हैं हम सबके लिए। और खाली मेरे को दिख रहे हैं यहाँ शिवजीत जी हैं और कोमल जी हैं। शिवजीत जी, पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पाइन फाउंडेशन की तरफ से, आप भी अपने कुछ ख्याल प्रकट करना चाहेंगे तो जरूर करें। कोई आपके कमेंट्स या सजेशंस हो तो जरूर। शिवजीत जी या कोमल जी। टीम को बताऊंगा सबको अनम्यूट करने के लिए आप अपॉर्चुनिटी दें।
मेरे ख्याल से रीमा जी, प्रियंका जी और स्वाति जी, पिछले वेबिनार में भी मैंने सुना था लोग काफी भावनात्मक हो गए थे आप लोग की कहानियां सुन के, और एक कैसे चुनौती में भी आगे बढ़े, ये आप सब मिसाल हैं सबके। तो अगर आपके कुछ ख्याल हैं रीमा जी, आपकी आप कुछ और ख्याल बताना चाहेंगे, कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो जरूर बताएं। नहीं, आपने मैं ये खाली एक चीज कहना चाहूंगी। आपने सामाजिक व्यवस्था के बारे में कहा और बिल्कुल जरूरत है उस बारे में सोचने की कि हम लोग एक सामाजिक तौर पे क्या कर सकते हैं केयर गिवर्स को की सहायता के लिए, उनको कैसे चुनौतियां झेलने में मदद कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम ये सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, हमें फिर भी ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो प्राइमरी या मुख्य केयर गिवर है वो ही फिर भी जैसे वो जो प्रियंका की ट्रेन थी उसका इंजन ड्राइवर वही रहता है। तो जैसे कि जो ड्राइवर होता है मेन, जो ट्रेन चल रही होती है उसके लिए एक और आदमी होता है जो मॉनिटर करता है क्या हो रहा है, एक आदमी होता है जो बाहर ध्यान रखता है, एक आदमी पीछे होता है, एक आदमी टिकट चेक करता है, पैसेंजर्स का ध्यान रखता है, लेकिन मेन ड्राइवर वही रहता है। तो चाहे आपको सरकार की तरफ से या एनजीओ की तरफ से या प्राइवेट उस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंडिया में हो रही हैं जो कि होम केयर पे काम कर रही हैं, उनकी तरफ से लोग मिलते हैं, उससे बहुत सहायता होती है, ज्यादातर शारीरिक तौर पे, शारीरिक चुनौतियों के लिए। पर मानसिक बोझ फिर भी आपका ही रहता है, और भी मतलब ड्राइवर रहते हैं, चालक रहते हैं उस ट्रेन के। बहुत खूब रीमा जी, आपके परिवार के जो मुख्य इंजन हैं वो भी इस सभा में, इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। उनकी शक्ल जरूर देखना चाहेंगे, और अगर वो कुछ दो शब्द बता सके अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आपने उनके बारे किताब में भी और वेबिनार में भी आपके जो उनके बारे विचार हैं जरूर प्रकट किए। पर आपकी माता जी से हमारा निवेदन होगा कि जरूर अभी अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करके हमें जरूर अपने विचार कुछ प्रकट करें। सुहर्षा पांडे जी, और साथ साथ मेरे ख्याल से शांतनु जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि जरूर आप लोग के लिए ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं समझ सकता हूँ कि परिवार वालों के लिए ये एक इमोशनल और भावुक टर्मोइल की स्थिति है, बट अगर वो कुछ बता पाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं वो हैं वीडियो अभी है शायद तो, पर वीडियो ऑन करके अनम्यूट कर पाएंगे कि नहीं वो मुझे पता अनम्यूट नहीं। किया था उन्होंने, शायद किया था, भावुक अच्छा। नहीं है। ठीक है, तो अभी जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। ठीक है, प्रियंका जी, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे इस वेबिनार के लिए? और स्वाति जी और प्रियंका जी और स्वाति जी। जी, एक चीज जो सभी लोग ध्यान में रख सकते हैं कि कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। ये जरूर ध्यान रखें कि दुनिया में आप पहले नहीं हैं जिनके साथ ये हुआ है, तो हिम्मत रखें और जितना हो सके पीयर्स जिनको बोलते हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में तो जो ना खाली फैमिली सपोर्ट पर कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं कि यही
हमारी सपोर्ट सिस्टम्स और जितनी भी चुनौतियां हों उन पे से हम सफलतापूर्वक निकलें, ये हमें मदद करते हैं। तो स्वाति जी, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? मेरा सुझाव ये रहेगा कि ऐसा कुछ हो जाने से नकारात्मक सोच जल्दी आ जाती है। सबसे पहले देखिए, फिजिकली तो हम कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक सोच आ जाएगा तो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। वो जल्द से जल्द दिमाग से निकालना है, चाहे वो केयर गिवर का हो या चाहे वो केयर सीकर का हो। जो मेन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऐसे जो स्ट्रोक वाले जो इंसान पे बीतती है, वो डिप्रेशन में ना जाए, वो उससे पहले जरूर निकालना है। आगे तो फिर केयर कैसे लेना है वो सब तो बाद की बात है, लेकिन मानसिक तौर पर स्ट्रांग रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल। अगर इंसान अगर उससे आगे बढ़ जाए तो फिर बाकी सब चीजें छोटी लगती है उसके सामने। दिमाग अगर धैर्य अगर है तो फिर वो बाकी सब हो जाएगा, ये मेरे मानना बहुत है। बहुत बढ़िया बताया स्वाति जी आपने, और यही हम देख रहे हैं कि नकारात्मक परिणाम या सोच के अलावा अगर हम उस तरफ देखें कि इसके सकारात्मक परिणाम भी होते हैं, है ना, कैसे परिवार यादा जुड़ जाता है एक दूसरे से, कैसे जैसे जिम्मेदारियां लेनी सारे परिवार वाले सीख लेते हैं, कैसे आप अपने दोस्तों के, अपने सहयोगियों के ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, है ना। तो काफी ऐसे सकारात्मक परिणाम होते हैं जो उन पे अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो ये चुनौती स्वीकार करना ज्यादा आसान हो जाता है, ना कि अगर हम नकारात्मक हों तो। कोमल जी, मैं देख रहा हूँ आप अनम्यूटेड, आप यहाँ पे हैं, कुछ मैं आप यहीं अपने। हाँ जी, जी, बिल्कुल। मैं यहीं पर हूँ। हाँ जी, मेरा आज नेटवर्क का कोई इशू है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ। हाँ जी, वीडियो ऑन करने से वो बंद हो जाता है। हाँ मैं इन तीनों लेडीज से बहुत 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 प्रभावित हुई हूँ, आज भी और उस दिन भी जब हम अंग्रेजी में ये कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने इसका रिएक्शन पहले भी दिया था और आज भी चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूँ, चाहे वो रीमा है, चाहे स्वाति है, चाहे प्रियंका है। स्पाइनल फाउंडेशन में हमने जो एक पीयर मेंटर ग्रुप बनाया, जिसके बारे में जिसमें स्वाति एक्चुअली स्वाति के हस्बैंड जुड़े हुए हैं ज्यादा, स्वाति तो कम आती हैं, और प्रियंका बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। बात इस चीज की है कि लिविंग वेल विद एससीआई मतलब वो सारा उम्र भर हमने जीना है उसके साथ। तो एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं कि एक एयरपोर्ट पर स्वाति और उनके हस्बैंड और बच्चे नीचे उतरे और व्हीलचेयर की बाजू टूटी हुई थी। बच्चा भी परेशान, माँ बाप भी परेशान। अब वहां पर किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता, बुलाया किसे जाता है? पीयर मेंटर ग्रुप में एक पोस्ट डाली जाती है और इमीडिएटली उसको कोई कैच करता है, और कहाँ जहां भी इंडिया में हो वहां पर उसको सहायता पहुंच जाती है। ये स्वाति जी भी को भी याद होगा। स्वाति बताएं, एक छोटी सी बात है ये, मतलब उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ मैं कि ऐसी स्टूपिड चीजें होती हैं, स्टूपिड जिसको मतलब स्टूपिड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस समय, इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बच्चा भी रोने लगता है, माँ बाप भी रोने लग जाते हैं। तो ये जो सपोर्ट स्पाइनल फाउंडेशन ने दी, इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन प्रियंका, स्वाति आप बताएं प्लीज। हाँ जी मैम, मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी। हमें वो भी तब भी याद आता है कि जब वैदी सर, हम उनके बारे में तो भूल भी नहीं सकते हैं। उन्होंने जब हमें पहली बार मिले थे, तब ये फाउंडेशन, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना भी नहीं था। तब हम हर छोटी छोटी चीजों के लिए उनको फोन करते थे। तो फिर अभी भी हम लोग कुछ भी जरूरत पड़ता है तो फिर एक कहीं भी कोई डॉक्टर को नहीं, पीयर मेंटर्स ग्रुप में हम डाल देते हैं कि अभी एक छोटा सा ये ब्लिस्टर हुआ है, कभी बेडसोर हुआ है, कुछ रैशेस हुआ है, या कुछ भी जरूरत हो तो फिर कोई ना कोई तो आ ही जाता है हेल्प करने के लिए। मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मैं देखती हूँ, लेकिन
हस्बैंड जबकि वो रोल ले लेते हैं तो फिर वो ज्यादा पोस्ट कर लेते हैं, तो फिर अभी वैदी सर नहीं रहे तो फिर उनकी जगह आप ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। ये बहुत बड़ी जरूरत है, बोल रही जरूरत ही बन गया है कि पीर मेंटर्स ग्रुप वो बस चलती रहनी चाहिए। लास्ट टाइम भी प्रियंका ने ये बारे में बताया था कि कोई भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो फिर हमें पीर मेंटर्स ग्रुप में बहुत बड़ी सहायता मिल जाती है। वैसे भी हम लोग वो रीजनल ग्रुप्स भी बनाते हैं, तो फिर जो रीजनल में जो स्टेट ग्रुप्स रहते हैं वो छोटी छोटी चीजें वो बाहर लाने के लिए अक्षम जो रहते हैं उसमें से रख देते हैं, तो फिर उनकी प्रॉब्लम हम लोग बाहर लेके आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मैम। प्रियंका जी, आप इस पे कुछ और बताना चाहेंगे जो पीयर ग्रुप है स्पाइन फाउंडेशन के द्वारा? जी, ये मददगार तो है ही, और ये हमें एक मौका भी देता है सोसाइटी में थोड़ा गिव बैक करने के लिए, क्योंकि वो समय था जब हमने बहुत मदद ली है साथ के लोगों से, उनकी एक्सपीरियंसेस और उनकी जानकारी के बल पे। अब समय है कि हम भी थोड़ा गिव बैक करें, तो मुझे बहुत पसंद है हमारी किसी भी प्रकार से हम कोई भी सहायता कर पाए किसी की भी, तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। धन्यवाद प्रियंका जी। अगर और कोई किसी के विचार नहीं है, रीमा जी, मैं बस यही बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है, ये पीयर मेंटर ग्रुप जो है, और इसके जो रीजनल ग्रुप्स हैं। हमारी कोशिश वायदी नहीं रहे, लेकिन हमारी अभी भी वही कोशिश को आगे बढ़ाना है कि हर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन और को तक पहुंचा जाए। रीमा जी, वहां पर एक स्टेट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में क्योंकि नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप हमारा बना, और इसको हम बढ़ाते चले जाएं ताकि हम आखिर तक के बंदे को भी छोड़ ना पाए, उसको भी उस लूप में ले ले। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक कोशिश जारी ही रहेगी। एक्चुअली मैं ये कहूंगी, रीमा, शायद वहां पर स्टेट इस चीज को उठाती है या वहां पर भी ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं? मेरा आपको ये प्रश्न है। जी, पहले तो आपका ये जो लक्ष्य है, इसमें जो गोल है, जो मिशन है, उसमें जो भी आगे जाते हुए मैं कुछ भी अगर आपकी मदद कर सकती हूँ तो प्लीज बताइएगा। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, पीयर मेंटरिंग अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं है जनरली, पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ग्रुप्स हैं जो कि पीयर मेंटरिंग डिफरेंट एरियाज में करती हैं। तो मैं और ये एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ही नहीं, स्ट्रोक ही नहीं, और भी कई जैसे सब्सटेंस अब्यूज है और तरह की चीजें हैं, उसमें भी पीयर मेंटरिंग का बहुत बहुत रोल रहता है। तो पीयर मेंटरिंग के बारे में बहुत चर्चा तो डेफिनेटली है। जहां तक मुझे पता है अभी ये मतलब मेडिकली नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप बता रही हैं। ये डेफिनेटली जो कि हेल्थ केयर जिनको आप कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग लीडर्स हैं, जो लोग इस बारे में सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो डेफिनेटली उसको बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो मैं डेफिनेटली और पता कर सकती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है इस बारे में, और आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। रीमा जी, मैं एक आपसे गुजारिश और है, आपकी किताब जो है, क्या हम अपने वेबसाइट पर उसको या उसका लिंक, ताकि सब लोग बहुत दूर तक लोग उसको पढ़ पाएं, क्या मैं उसको कोट कर सकती हूँ? वो आप मुझे बता दीजिए, तो फिर बहुत लोग उसको पढ़ पाएं। मतलब
जी बिल्कुल, मतलब मेरा, जैसे मैंने कहा, मेरा ये उनकी कहानी शेयर करने का मकसद यही था, मेरा लक्ष्य यही है कि लोग उसे पढ़ें और एक वो कोई फेमस आदमी नहीं थे, पर हर एक की जिंदगी से हम कुछ सीख सकते हैं और हर एक एक्सपीरियंस हम कुछ सीख सकते हैं। तो इस एक्सपीरियंस से जो भी कोई कुछ मतलब सीखे, उसे कोई मदद मिले, उसे मानसिक शक्ति मिले, तो मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू डॉक्टर कोमल जी, छाबड़ा के लिए अमेज़न पे थैंक भी यू। है, वेबसाइट का लिंक भी रीमा जी आपको दे सकती हैं, तो जी आप बिल्कुल। जरूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं। माय लास्ट वर्ड, अभी मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन की बहुत आभारी हूँ कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े रहें ताकि हम और भी आगे बढ़ सके। थैंक यू। हाँ, खाली कोमल जी ये बोलना चाहूंगा कि इस फील्ड में जितनी संस्थाएं साथ रह सकें, जुड़ सकें, फिर भी कमी है, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ये स्पाइन फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है सारी संस्थाओं को जोड़ के। मैं देख पा रहा हूँ कि शायद रीमा की माता जी भी अनम्यूट हो पाई हैं, क्या वो कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे? 2 मिनट। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मुझे इतनी सपोर्ट मिली थी और डॉक्टर छाबड़ा, मिसेज छाबड़ा, even when my husband expired, Mrs. Chhabra was with me. So I am so grateful. I feel obliged the way they cooperated with me. आंटी, हम सब एक बड़े एक्सटेंडेड परिवार हैं जो सब जुड़े रहते हैं हमेशा, और यही भारतीय समाज की खूबी है कि सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम रहते हैं। तो आपने जो हम सब का किया उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। जैसे कि कोमल जी ने वैद्यनाथन जी, वैद्य जी के बारे बोला, मैं खाली कोमल जी और संस्था के सारे लोगों से बताना चाहूंगा कि लोग चाहे नहीं रह जाते, पर उन्होंने ना खाली एक मिसाल एक ऐसी रखी होती है, पर उन्होंने जो सपने देखे होते हैं और उनको जो साकार किया होता है, उससे उनके काम हमेशा चलते जाएंगे, उनके सपने हमेशा साकार होंगे। यही उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि रहेगी कि हम उन सपनों को साकार करने के लिए काम भी करते रहे, चाहे वो वैद्यनाथन जी थे, चाहे पांडे अंकल थे, चाहे जो भी लोग हैं जो काफी लोग जानते हो जिनके बारे, या ना भी जानते हो, हम सब मिलके सबके सपने साकार करें। यही एक भारतीय समाज की खूबी है, और सारे समाजों में भी यही उनका एक सहयोग प्रणाली है। तो इन बातों के साथ मैं आज इस वेबिनार को हम यहीं पे खत्म करते हैं, पर ये बताते हुए कि जो कोमल जी जैसे पूछना चाह रही थी कि यूएस में क्या सपोर्ट सिस्टम्स हैं, सरकार से क्या होता है, कम्युनिटी से क्या होता है, और ना खाली यूएस में, यूके में, यूरोप में ऐसे क्या है, ये सब पे चर्चा करने के लिए 21 जनवरी को शाम 7 बजे जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ के एक्सपर्ट्स, वहाँ के एनजीओ के लोग, आप उनसे सुन सकेंगे और उनके साथ आप इसकी चर्चा भी कर सकेंगे। तो आप सब के लिए मैं आभारी हूँ कि आज यहाँ जुड़े, और हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी खाली नहीं, स्पाइन के लिए खाली नहीं, हर पीड़ित के लिए कुछ कर सकें, उनका कुछ सहयोग कर सकें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसी तरह हम
समाज को आगे ले जा सकेंगे। इसके साथ ही आज की ये वेबिनार और सभा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, स्टे सेफ। और जैसे कि कोमल जी ने बोला, लिविंग विद स्पाइनल, हेल्दी लिविंग विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हम भी ये कहते हैं कि लाइफ आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और स्ट्रोक और एनी अदर एलिमेंट should be happy, can be happy, meaningful and worth living. धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।